गुड आफ्टरनून दोस्तों। गुड आफ्टरनून। माई सेल्फ अभिनव श्रीवास्तव और आज अपनी तीसरी कक्षा में मैं आप सबका सुधांशु इनोवेशन क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग मूल विधि पर यूपीएसआई की परीक्षा के मद्देनजर बात कर रहे हैं और अपने 2 दिनों की कक्षाओं में हम अब तक ये समझ चुके हैं कि ये विषय कोई परंपरागत विषय नहीं है, बल्कि ये एक गैर परंपरागत थोड़ा नया विषय है। लेकिन यदि आपको संविधान और राज व्यवस्था जैसे विषयों की बेहतर जानकारी है तो ऐसी स्थिति में इस विषय को समझना, इसकी शब्दावलियों से परिचित होना यह आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। जैसा कि आज समय हम लोगों का हो चुका, लेकिन आज बारिश के कारण आपकी कक्षाएं थोड़ी लेट शुरू हो रही हैं और लगभग लोग ऑनलाइन आ चुके हैं। राकेश यादव जी, सर्वेश यादव, रत्नेश कुमार, संदीप कुमार गौर, विकास यादव, राकेश यादव, वैभव सिंह, रत्नेश कुमार, शशिकांत, रत्नेश कुमार, सत्येंद्र कुमार शुक्ला, आकाश, दिव्यांश, संदीप और भी बहुत से लोग हैं। और जैसा कि हमने कल भी आग्रह किया था, मैं दोबारा कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग ऑनलाइन आए, जो भी लोग रजिस्टर्ड हैं, क्योंकि एक भी दिन की क्लास और कोई एक शब्द, कोई एक धारा मिस करना भी आपके लिए बेहतर नहीं कहा जा सकता। अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर हैं, अगर आप चाहते हैं कि इस बार की तैयारी आपके जीवन की अंतिम तैयारी हो और इसके बाद तैयारी करने के लिए आपको किसी भी कोचिंग, किसी भी संस्थान वगैरह का दरवाजा खटखटाना ना पड़े, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन। तो दोस्तों, मुद्दे पर आते हैं सीधे। कल हमारी बातचीत आपसे आईपीसी के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों और साथ साथ इस विषय पर हुई थी कि धाराएं कौन कौन सी हैं और प्रारंभिक धाराएं क्या हैं। हमने आपको बताया था कि हमारी जो मूल विधि है, इस मूल विधि का जो मूल आधार है वो है आपका, फिर से मैं वो शब्द लिख देता हूं, रूल ऑफ लॉ, जिसे हमने नाम भी दिया था विधि का शासन। कुछ लोगों का कहना है बेटा कि चीजें नोट करा दी जाएं, तो आप ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इस समय हम लोग कोई ट्रेडिशनल क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हैं, ये नॉन ट्रेडिशनल हो गया है। और ऐसी स्थिति में अगर हम इमला बोलें तो ये व्यवहारिक नहीं है। हो ये सकता है, जैसा मैंने आपसे कल कहा भी था, कि आप पेन और कॉपी लेकर के बैठे और जो भी चीजें यहां हमारे द्वारा बोर्ड पर अंकित की जाती हैं, व्हाइट बोर्ड पर, उन चीजों को आप अपनी कॉपी में जरूर लिख लें। साथ साथ हमारी बातचीत को अगर आप गौर से सुनेंगे, उन पर आप ध्यान देंगे, तो आपके लिए इन बिंदुओं से कोई भी समस्या ऐसी खड़ी नहीं होगी जिसका आप उत्तर ना दे पाएं। मैंने आपसे विधि के शासन यानी रूल ऑफ लॉ की बात कही है। एक सवाल जिस पर मेरी कल नजर पड़ी, और यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा भी जा चुका है, और ये नाम है द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का कानून। ये एक पुस्तक है बेटा। ये किताब 19वीं 18वीं सदी के मध्य के उसी महान कानूनविद के लिए ये किताब सुनिश्चित की गई है। उन्होंने ही इस किताब को लिखा है जिन्होंने ये व्यवस्था दी जिसे हम विधि का शासन कहते हैं। और आपको अगर याद होगा तो मैंने आपको बताया था उस व्यक्ति का नाम डायसी था। तो डायसी ने बेटा इस व्यवस्था को प्रारंभ किया। सबसे महत्वपूर्ण चीज कि यह काम उन्होंने सन 1885 में किया। उन्होंने ये काम 1885 में किया। यानी आप ये कह सकते हैं, अगर आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि सर्वप्रथम विधि के शासन का प्रावधान कहां देखा गया या कहां शामिल किया गया, ये भाषा हो सकती है। प्रश्न की और भी भाषाएं हो सकती हैं। इसीलिए कहा भी जाता है, जो विशेषज्ञ हैं, जो सफल छात्र हैं, वो आपसे लगातार ये कहते हैं कि सभी जवाबों को जानने से बेहतर है कि कुछ अहम सवालों को भी जाना जाए। इसलिए आप कोशिश किया करिए कि जब भी कोई चीज पढ़ें तो उस पर सिर्फ उत्तर मत तलाशें,
ये भी देखें कि उस पर कितने तरह के प्रश्न बनाए जा सकते हैं और आप कितने तरह के प्रश्न बना सकते हैं। क्योंकि यदि आप प्रश्न बनाना सीख जाएंगे तो आप कहीं ना कहीं एग्जामिनर या फिर उस पेपर बनाने वाले की मानसिकता के करीब होंगे, और हम लोगों को इस तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैं फिर से अपनी बात दोहराता हूं, रूल ऑफ लॉ यानी विधि का शासन, इसका उल्लेख सबसे पहले द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया, जिसका लेखक डायसी को माना जाता है। वही डायसी जिन्होंने ये कानून दिया, और ये किताब उन्होंने सन 1885 में लिखी। दूसरी बात, हमने कल आपको इस आईपीसी से जुड़े प्रारंभ के कुछ धाराओं के बारे में बताया था। हमने आपसे कहा था कि यहां पर कुल 23 अध्याय हैं और 511 धाराएं हैं। ये बात आप समझ गए होंगे कि इन 500 धाराओं में से सब आपके काम की नहीं है। तो हमें यह बात बार बार याद करानी पड़ेगी आपको, और आपको भी यह बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ये 511 धाराएं, इनमें से कहां से सवाल बन सकते हैं। मैं उन प्रश्नों को आपके लिए लगातार रेखांकित करता चलूंगा, और आप भी जब कभी अभ्यास करेंगे तो इस बात को ध्यान में रखते हुए करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस दोनों तरह के हैं। चाहे वो क्वेश्चन आपके केस स्टडी से हो जाएं, या फिर वो क्वेश्चन सीधे सीधे आपकी धाराओं से हो जाएं। तो ये दोनों ही तरह के प्रश्न हैं, और मैंने आपसे पहले दिन की कक्षा में कहा था कि इस विषय का 40% हिस्सा सीधे सीधे राज व्यवस्था और संविधान से जुड़ता है। इसलिए इस विषय की जितनी बेहतर ढंग से आप तैयारी करते रहेंगे, आपको यहां पर उतनी ही ज्यादा सहूलियत होगी। जैसा आपने देखा कि इन 511 धाराओं में से मैंने कल आपको धारा संख्या 1, 2, 3, 4 और शायद 5 के भी बारे में मैंने बता दिया था, लेकिन फिर भी मैं आज दोबारा से इन 5 धाराओं का आपसे उल्लेख करूंगा, क्योंकि हमने आपसे कल कहा भी था कि हम पहले पिछले दिन की चीजों को रिकॉल करेंगे और उन्हें रिकॉल करने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। तो 5-7 मिनट का समय हमने कल लिया था, आज आपका कम समय लूंगा मैं। धारा संख्या 1 सीधी सी बात है, ये बताता है संपूर्ण भारतीय भूभाग के बारे में। किसके बारे में बताता है बेटा? ये बताता है कि ये आईपीसी संपूर्ण भारत पर लागू होगी, यानी भारतीय भूभाग पर लागू होगी। धारा संख्या 2 में इस बात का उल्लेख किया गया था कि ये भारत के भीतर यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार का कोई अपराध करता है तो वो इंडियन पेनल कोड के द्वारा दिए गई व्यवस्थाओं के अनुरूप ही दंडित किया जाएगा, यानी उसे जो सजा दी जाएगी वो भारत में यदि अपराध कर रहा है तो उसे आईपीसी के तहत किए गए दी गई व्यवस्था के अनुसार उसे दंडित किया जाएगा। धारा संख्या, अगर हम 3 की बात कर रहे हों तो धारा संख्या 3 में मैं ये रिमूव कर देता हूं। धारा संख्या 3 जो है बेटा, ये भारत से बाहर विदेशी भूमि पर किए गए अपराध के संबंध में दोषी को दंडित करने की बात कहता है। यानी अगर कोई अपराध ऐसा भारत से परे किया जा रहा है, उस स्थिति में क्या होगा, तो यहां यह समझ लेना जरूरी है बेटा कि अगर कोई व्यक्ति कोई भी अपराध जो अपराध की श्रेणी में आता है, यानी आप कह सकते हैं, मैंने आपसे कहा भी था, अपराध का मतलब होता है जो विधि से इतर यानी कानून से हटकर गैर कानूनी तरीकों से सुनियोजित पूर्व निर्धारित व्यवस्था के विपरीत अगर कोई काम होता है तो उसे हम कहते हैं अपराध, यानी कि क्राइम। मैंने आपसे यह भी बता दिया है कि आगे चल करके हम आपको क्राइम के प्रकारों के बारे में भी अवगत कराएंगे। धारा संख्या अगर हम 4 की बात कर रहे हैं तो धारा संख्या 4, मैंने आपसे कहा था कि यदि ये कार्य किसी जलयान पर, किसी वायुयान पर या किसी भी ऐसे वाहन पर किया जाता है जो भारत में पंजीकृत है, लेकिन वह उस वक्त यानी तत्कालीन स्थिति में वो भारतीय भूमि में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी उस पर किया जाने वाला कोई भी अपराध
भारत में विचारणीय होगा, यानी भारत में उस व्यक्ति द्वारा जो कि ये कार्य उस यान पर करता है और भारत में नहीं करता, उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाएगा मानो उसने ये काम भारत में ही किया हो, यानी कहीं से भी उसे किसी भी प्रकार की छूट मिलती हुई दिखाई नहीं देती इस व्यवस्था में। एक बात और यहां जान लेने की आवश्यकता है। मैंने आपसे कहा था कि सभी प्रकार या जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, खासकर प्रशासनिक से मेरा मतलब यहां पर जो राजनयिक हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, जिन्हें आप ब्यूरोक्रेट्स भी कहते हैं, एम्बेसडर यानी राजदूत के नाम से भी आप इन्हें जानते हैं, मैं उनकी भी बात कर रहा हूं। इसके अलावा सैन्य बल, तीसरे पर खुफिया विभाग के कर्मचारी, यदि इनमें से या इस प्रकार के किसी भी व्यक्ति के द्वारा ऐसा कोई भी अपराध किया जाता है अन्य देश में, तो कहीं न कहीं वह व्यक्ति अपने कर्तव्य के अधीन यह कार्य करता हुआ माना जाएगा और उसे आईपीसी के तहत दोषी नहीं बनाया जा सकता, उसे आईपीसी के तहत दोषी नहीं बनाया जा सकता। ये बातें शुरुआत की 4 धाराओं में दर्ज की गई हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक प्रावधान हम डिस्कस करेंगे आपसे, इसे हम आईटी एक्ट कहते हैं। आईटी एक्ट, आईटी से मेरा मतलब होता है, बेटा ध्यान दीजिएगा, आईटी मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसे हिंदी में बेटा सूचना प्रौद्योगिकी कहकर संबोधित किया जाता है। आजकल देखा जाए तो टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीक, स्वाभाविक सी बात है, अगर इस समय इस प्रतिकूल परिस्थिति में भी आप अपने घर पर बैठ करके, लेट करके, खड़े होकर के, किसी भी प्रकार से अगर आप ये क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है? अगर हम ये सोचने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे इस एक शब्द को जिसे हमने नाम दिया तकनीक। टेक्नोलॉजी का ही कारण है कि आज आप इंटरनेट जैसी यानी इंटरनेशनल नेटवर्क जैसी व्यवस्थाओं से सीधे जुड़ करके देश विदेश में होने वाली किसी भी घटना के प्रति तत्काल आप अवेयर हो जाते हैं। या फिर तकनीक का ही कमाल है कि यहां बैठ करके मैं इसी शहर या इस प्रांत के अलग अलग हिस्सों में मौजूद सभी छात्रों से एक साथ मुखातिब हूं और वो लोग मेरी बात को सुन पा रहे हैं या इस बोर्ड पर लिखी गई किसी बात को वो दर्ज कर पा रहे हैं, वो आप तक पहुंच पा रही है। तो इसका भी सबसे बड़ा कारण क्या है? तकनीक है। और अगर हम कहें सूचना प्रौद्योगिकी तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही कमाल है। उसी क्रांति का परिणाम है कि आज पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज यानी वैश्विक गांव की अवधारणा के अधीन है। आज एक समय हुआ करता था जब हमारे देश में या कहीं किसी को कोई सूचना पहुंचानी होती थी अपने से सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर अपने किसी अजीज तक, अपने किसी प्रिय व्यक्ति तक, तो ऐसी स्थिति में पत्र ही एक माध्यम हुआ करता था, अंतर्देशीय एक माध्यम हुआ करता था। लेकिन मान लीजिए आपके किसी शुभचिंतक की, किसी मित्र की तबीयत खराब है, आपको इस संबंध में अवगत कराया गया, वो आधा पांव उसका कब्र में है, आधा जमीन पर है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता था? जब तक आप पहुंचते, पता चलता कि जो है आप तक सूचना पहुंचती और आप उस तक पहुंचते, तब तक उसकी 13 ही बीत जाती थी। तो कहने का मेरा मतलब बस ये है कि तकनीक ने लोगों के बीच की दूरियों को, देशों के बीच की दूरियों को कम किया है। लेकिन अगर इस तकनीक का दुरुपयोग किया जाए, जैसा कि आजकल एक शब्द आप बार बार सुन रहे होंगे, इस शब्द को हम लोग कहते हैं बेटा डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी, इसका अर्थ होता है विनाशकारी तकनीक। जैसे आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा साइबर अटैक का, यानी साइबर हमलों का। साइबर हमले जहां पर एक देश किसी दूसरे देश को तकनीक के आधार पर
उसकी व्यवस्था जो कि वह चला रहा है तकनीक के सहारे, उस व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करता है। अगर कोई ऐसा करता है, कोई भी देश, तो हम इसे साइबर अटैक की श्रेणी में रखते हैं। जैसे अगर आज आप देखें तो आपका पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम, चाहे वो हवाई जहाज का हो, चाहे वो आपका ट्रेनों का हो, वो भी कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी या खासकर सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित है। अगर हम बात करें कारखानों की, यानी जो बड़ी बड़ी कंपनीज चल रही हैं, उन कंपनीज का संचालन तो इसी आधार पर हो रहा है। हमारे देश की दिग्गज आईटी कंपनियों में विप्रो, इन्फोसिस, और हम एक नाम और ले सकते हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस। ये देश की दिग्गज आईटी कंपनियां हैं जो इस देश को, खासकर पूरी प्रणाली को एक आधार प्रदान करती हैं जिसके सहारे वो सुनियोजित और सही ढंग से संचालित होती है। तो ये भी हो पा रहा है किसके कारण? सूचना प्रौद्योगिकी। और बहुत दूर न जाकर हम बैंकिंग और शेयर बाजार को भी अगर देखें तो बैंकिंग और शेयर बाजार भी निर्भर करते हैं सूचना प्रौद्योगिकी पर। आज आप इसी सूचना प्रौद्योगिकी की बदौलत पेटीएम, गूगल पे या फिर आरटीजीएस, जिसे हम रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट कहते हैं, और एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर जैसी व्यवस्थाओं का इस्तेमाल करके बिना अपने घर से निकले निर्धारित राशि को एक खाते से दूसरे खाते तक, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक और एक देश से दूसरे देश तक सरलता पूर्वक पहुंचा सकते हैं। तो ये सब कुछ मुमकिन है बेटा आईटी एक्ट के जरिए। लेकिन अगर इस आईटी क्षेत्र को, इस सूचना प्रौद्योगिकी को गलत हाथों में जाने दिया जाए तो वह व्यक्ति इसके जरिए किसी भी देश की पूरी व्यवस्था को खत्म कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। इन केस मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो किसी अन्य देश में है, मान लीजिए वो आपके पड़ोसी देश में, यानी हमारे सौतेले भाई पाकिस्तान में बैठा हुआ है। और देखिए, मैं सौतेले भाई शब्द का प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारा हिस्सा रहा है और बार बार उसके प्रति हम अपने प्रेम को छिपा नहीं सकते। और शायद यही कारण है कि अब आवाजें उठने लगी हैं कि बलूचिस्तान और पीओके जैसे क्षेत्रों को भारत को अपने अधीन कर लेना चाहिए, जिसे लंबे समय से हमने अपने आप से दूर किया हुआ है। तो ये अलग विषय है, उस पर फिर कभी बात होगी। तो जैसा मैंने आपसे कहा, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो पाकिस्तान में बैठा है और पाकिस्तान में रहकर वो भारत में इसी सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके टेक्नोलॉजी आधारित, सूचना प्रौद्योगिकी आधारित किसी भी क्षेत्र को नुकसान पहुंचाता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि अगर वो कोई आईटी सेक्टर से जुड़ा क्राइम करता है तो क्या वह व्यक्ति दंडित किया जाएगा? जी हां, वह बिल्कुल भी दंडित किया जाएगा। यानी किसी दूसरे देश में बैठ करके अगर कोई व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे देश से आपकी तकनीक के जरिए आपको हानि पहुंचाने का प्रयास करता है, तो ऐसे में उसे दंडित किया जाएगा आईटी एक्ट 2000 की धारा संख्या 2 की उपधारा 1 और खंड ट के अनुसार। फिर से मेरी बात को सुने, अगर कोई व्यक्ति टेक्नोलॉजी आधारित यानी कंप्यूटर आधारित कोई अपराध करता है जिसमें वह किसी अन्य देश में बैठकर आपके देश में सूचना प्रौद्योगिकी आधारित तकनीकों को अगर अपना निशाना बनाता है, अव्यवस्था उत्पन्न करने की कोशिश करता है, देश को हानि पहुंचाने की अगर कोशिश करता है, तो उस स्थिति में हम आईटी एक्ट 2000 की धारा संख्या 2, उपधारा 1 और खंड ट के अनुसार उसे दंडित कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, जहां पर आईटी सेक्टर से जुड़ा प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। यानी फिर मैं बताता हूं, आईटी एक्ट कब पारित हुआ था हमारे देश में, जो अभी चल रहा है, तो वो आईटी एक्ट पारित हुआ था बेटा वर्ष 2000 में, और उसकी धारा संख्या 2, उपधारा 1 और खंड ट में इस बात की व्यवस्था की गई है कि तकनीक से संबंधित कोई अपराध करने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वह व्यक्ति किस आधार पर अपराधी घोषित किया जा सकता है या किस आधार पर आप उसे दंडित कर सकते हैं, यह बात भी यहां पर दर्ज है। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं,
मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। आप इन शब्दों को जरूर ध्यान में रखिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी सूचना प्रौद्योगिकी, या डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी जिसे आप विनाशकारी तकनीक कह रहे हैं, टेक्नोलॉजी जो ट्रांसपोर्ट, कंपनीज, आईटी कंपनीज, बैंकिंग, शेयर बाजार, इन सब चीजों को हम इसी तकनीक की मदद से चलाते हैं। और अगर इसमें कोई बाधा उत्पन्न की जाती है, कोई भी तरीका अपना करके इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है, तो इस तरह का कोई भी कृत्य साइबर अटैक की श्रेणी में आता है। इसे हम साइबर अटैक कहते हैं। एक तरह से आप इसे तकनीकी हमला भी कह सकते हैं। और आज का अगर दौर देखा जाए बेटा, जिस तरह से अमेरिका, चीन और रूस, इनके बीच लगातार तनाव बना हुआ है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि 1960 के दशक में जब यह तनाव अपने चरम पर था, तब रूस और अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर जैसी परिस्थितियां थीं। कोल्ड वॉर जिन्हें हम शीत युद्ध कहकर संबोधित करते हैं, इन्हें हम शीत युद्ध कहकर संबोधित करते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में दोबारा ये दुनिया शीत युद्ध की ओर बढ़ रही है। इस समय भी आप एशिया महाद्वीप में लगातार बढ़ते तनाव को देख रहे होंगे। जिस तरह से पूरे एशिया में खाड़ी देशों में, खासकर अरब, ईरान और इराक जैसे देशों में अशांति फैली हुई है, ये कहीं ना कहीं वैश्विक व्यवस्था को अस्थिर करने का काम कर रही है। और जब कभी विश्व का कोई देश प्रभावित होगा, तो अब वो दौर जा चुका है बेटा, जब हम ये कह सकते थे कि यार अमेरिका में कोई नुकसान हो रहा है, उससे हमें क्या लेना देना। लेकिन ये ध्यान रखिए कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका द्वारा रोक लगाए जाने का परिणाम हमारे देश में क्या हो रहा है, महंगाई का बढ़ना। कैसे, ये फिर किसी विषय में चर्चा होगी। वापस मुद्दे पर आते हैं। तो हमने आपको इस विषय से, यानी इस टॉपिक के शुरुआती 5 धाराओं के बारे में बता दिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे एक चीज और हमारा यहां ध्यान रखने की जरूरत है बेटा। मूल रूप से कई ऐसे शब्द आते हैं जिनमें हमें थोड़ा सा भ्रम की स्थिति रहती है कि इस शब्द का सही मतलब क्या है। जैसे अगर इसमें, मैंने आपको याद होगा, कल धारा संख्या 10 के अंतर्गत 2 शब्द मैंने क्लियर किए थे आपके लिए। एक शब्द था पुरुष और एक शब्द था स्त्री। याद होगा अगर, तो मैंने पुरुष और स्त्री को धारा संख्या 10 के अंतर्गत डिफाइन किया था। अब हम इसी के आगे कुछ और शब्दों की बात करेंगे। वो शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं, खासकर आप उनसे परिचित भी हैं, आप उन्हें सुनते रहते हैं, जिनमें व्यक्ति, न्यायाधीश, न्यायालय और लोक सेवक जैसे शब्द आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति, न्यायाधीश, सरकार और लोक सेवक जैसे नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपके मन में यह भी बात उठ रही होगी कि इन्हें पढ़ने का क्या मतलब है। तो बेटा, इन्हें पढ़ने की जरूरत, अगर आप सामान्य तौर पर मार्केट में उपलब्ध मूल विधि पर आधारित किसी किताब को देखेंगे, तो आप पाएंगे कि उस किताब में शुरुआत की जो धाराएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 या फिर 11, 12, 17, 18, 19, इनका उल्लेख नहीं किया गया है। इसका मतलब शायद वो ये मान करके चल रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए वो इसे नहीं दे रहे हैं। तो लगभग सभी किताबों में यही व्यवस्था है। मैं यहां पर उसके संबंध में आपको थोड़ा सा तस्वीर साफ कर दूं। देखिए, ये खासकर सारी व्यवस्थाएं उसकी प्रस्तावना के अंतर्गत आती हैं, और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रस्तावना में दी गई वस्तु को ही हम भीतर बहुत व्यवस्थित और विस्तृत ढंग से पढ़ते हैं। तो जिन बातों का उल्लेख प्रस्तावना के अधीन धारा संख्या 1 से लेकर 40 तक किया गया है, हम उनमें से कुछ खास शब्दावलियों को चुन करके उनका सही अर्थ आपके सामने रखना चाहेंगे। उदाहरण के तौर पर हमारे देश में जो कंपनी लॉ है बेटा, कंपनी लॉ ये सन 1956 में पारित हुआ था, और इस कंपनी लॉ सन 1956 का कंपनी लॉ 1956, इसकी एक धारा है जिसे हम कहते हैं धारा संख्या
617, ये धारा याद रखिएगा। कंपनी लॉ जो सन 1956 में पारित हुआ, इस 1956 की धारा संख्या 617 में उल्लेख है लोक सेवक शब्द के अंतर्गत वैतनिक कर्मचारी का, यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपने द्वारा किए गए किसी कार्य के लिए, जो कि वह किसी व्यक्ति या संस्था या संगठन के लिए करता है, अगर वह भुगतान प्राप्त कर रहा है, उसके बदले में उसे पारिश्रमिक प्राप्त होता है, उसे मेहनताना मिलता है, उसे सैलरी मिलती है, तो वह व्यक्ति एक वैतनिक कर्मचारी कहा जाएगा। और वह वैतनिक कर्मचारी लोक सेवक की बहुत ही ब्रॉड धारणा के अंतर्गत आता है। और भी बहुत लोग हैं जिनको हम लोक सेवक के अंतर्गत अभी आगे समझेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, धारा संख्या 10 क्लियर है बेटा? धारा संख्या 10 में उल्लेख किया गया है पुरुष या महिला का। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर है धारा संख्या 11, और धारा संख्या 11 यह प्रतिनिधित्व करेगा किस चीज का बेटा? तो यह चीज है व्यक्ति, व्यक्ति यानी पर्सन। अब आप से अगर यह पूछा जाए कि व्यक्ति कौन, तो इस संबंध में अगर 10 लोग हैं तो 10 लोगों के पास 10 अलग अलग जवाब होते हैं। जैसे अक्सर अपनी ऑफलाइन क्लासेस में जब कभी मैं साइंस या दूसरे विषयों की क्लास कभी ले रहा होता हूं, तो एक ऐसा प्रसंग आ जाता है जहां न चाहते हुए भी हंसी आ जाती है। जैसे कि मान लीजिए लोग कह रहे हैं कि कोई भी चीज, जैसे कह दिया गया कि रुधिर, ब्लड जैसे पढ़ा जा रहा है, अगर पूछ लिया गया रुधिर क्या है, तो साइंटिफिक अप्रोच तो इसका यह है, विज्ञान के आधार पर उत्तर तो यह दिया जाना चाहिए कि रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। लेकिन लोग, कई बार बच्चे ऐसा बोल बैठते हैं कि रुधिर वही है जो रगों में बह रहा है। तो इस चीज को इनकार नहीं किया जा सकता, सही है, जो आपकी नसों में बह रहा है, जो फ्लो कर रहा है, वही खून है। लेकिन वो चीज यहां भी है कि व्यक्ति क्या है, व्यक्ति किसे कहा जाए। तो यहां ध्यान रखिएगा बेटा, व्यक्ति शब्द की जो अवधारणा है वो काफी व्यापक है। काफी व्यापक से मेरा मतलब है ये कोई भी कंपनी, ध्यान दीजिए, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन, यानी एक व्यक्ति या एक पुरुष अथवा महिला, कुछ भी हो सकता है। दूसरा, वो कोई कंपनी भी हो सकता है। तीसरा, वो कोई एनजीओ, एनजीओ मतलब होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इसे कहते हैं बेटा नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम गैर सरकारी संगठन भी कहते हैं। ठीक, तो ये एनजीओ भी हो सकता है या फिर ये कोई समूह भी हो सकता है, समान विचार, समान कार्यप्रणाली वाले कुछ विशेष लोगों का समूह। इसे भी हम किसके अंतर्गत रखेंगे? तो ये चीज है व्यक्ति, इट मीन्स पर्सन। ये बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, याद रखिएगा। व्यक्ति सीधे तौर पर जब भी कभी कोई अपराध होता है तो कोई न कोई एक व्यक्ति ही उसके लिए दंडित होता है या उस अपराध के लिए जिम्मेदार होता है। तो यहां पर यह अपराध किसी एक व्यक्ति द्वारा भी किया जा सकता है, पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन द्वारा भी किया जा सकता है, या फिर यह अपराध किसी कंपनी द्वारा किया जा सकता है। जैसे हम लोग अगर एक व्यक्ति की बात करें, जाकिर नाइक का नाम आपने अक्सर सुना होगा। तो जाकिर नाइक का जो एक संगठन है जिसे हम लोग IRF के नाम से जानते हैं, इसे इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन कहा जाता है। किस तरह से IRF को प्रतिबंधित कर दिया गया, किस तरह से आपने अखबारों और समाचार पत्रों के माध्यम से यह देखा और समझा होगा कि IRF के जरिए वो युवाओं को सांप्रदायिक रूप से उनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते रहे हैं, और वो लगातार इस तरह से देश में जो हमारा सौहार्द का वातावरण है, जो भाईचारे का वातावरण है, इसे वो प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर जब बैन किया गया तो क्यों ना सिर्फ जाकिर नाइक को बैन किया गया, सिर्फ जाकिर नाइक को प्रतिबंधित क्यों नहीं किया गया, बल्कि उनके साथ साथ
उनका पूरा संगठन भी प्रतिबंधित कर दिया गया, जो आज के दौर में, आज के समय में एक से ज्यादा देशों में प्रतिबंधित है। यहां फिर से मैं स्पष्ट कर दूं कि धारा संख्या 11 जो व्यक्ति का उल्लेख करती है, इस व्यक्ति शब्द के अंतर्गत कोई इंडिविजुअल पर्सन, चाहे वो पुरुष हो या महिला, वो कोई कंपनी भी हो सकती है, वह कोई नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, कोई एनजीओ या गैर सरकारी संगठन भी हो सकता है, या फिर वह लोगों का समूह भी हो सकता है। इन्हें एक व्यक्ति, एक निकाय मान करके ही उसके विरुद्ध आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने की बात कही जाएगी। तो यहां पर धारा संख्या 11 व्यक्ति को डिनोट कर रही है, व्यक्ति यानी पर्सन को डिनोट कर रही है। अब इसके आगे बढ़ेंगे, मैं अगले शब्द पर आऊंगा, इसे मैं मिटा देता हूं ताकि आपके लिए कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। अब दूसरी चीज पर आते हैं। हमारा दूसरा जो शब्द है वो शब्द है सरकार का। ध्यान दीजिएगा, सरकार। आपको याद होगा कि हमने शुरुआत में, जब ये पहले दिन हमारी आपकी मुलाकात हुई थी, तो हमने राज्य के लिए आवश्यक बिंदुओं की बात कही थी और हम लोगों ने 4 अलग अलग फैक्टर निकाले थे, जिसमें से एक था भूभाग, एक था जनसंख्या, एक था सरकार और चौथा था संप्रभुता। ध्यान दीजिएगा बेटा, सरकार का संप्रभुता से सीधा संबंध होता है, यानी वह निकाय अथवा व्यवस्था जो एक निश्चित भूभाग में रहने वाली जनसंख्या, जो कि किसी राज्य की निवासी है, किसी राज्य की नागरिक है, के लिए संप्रभुता पूर्वक निर्णय लेने का अधिकार रखता है, वही है सरकार। फिर से मैं अपनी बात दोहराता हूं, परिभाषा थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स शायद लग रही हो आपको, मैं इसे और आसान करने की कोशिश करता हूं। जैसा मैंने आपसे कहा, सरकार शब्द क्या है, तो यहां पर डिफाइन हुआ था कि सरकार वह है जो संप्रभुता पूर्वक स्वतंत्र रूप से किसी निश्चित भूभाग में रहने वाले जनसंख्या के लिए निर्णय ले सकती हो, जो कि उस राज्य के निवासी हैं। जैसे भारत सरकार भारत में रहने वाले लोगों के लिए क्या कोई निर्णय लेने के लिए बाध्य है किसी दूसरे के अधीन? जी नहीं, किसी दूसरे के अधीन वह बिल्कुल भी बाध्य नहीं है। हम अपने देश के निवासियों के लिए कोई भी निर्णय लेने, चाहे वो एनआरसी का मामला हो जाए, चाहे वो आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात कर लें, सीएए की बात कर ली जाए, इस तरह के प्रत्येक व्यवस्था में यह सुनिश्चित है बेटा कि सरकार ही है जो वहां का प्रशासन चलाती है, सरकार ही है जो उस पूरी व्यवस्था को सही ढंग से, सुचारू ढंग से आगे बढ़ती है लेकर के। तो सरकार का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये धारा संख्या 17 में उल्लिखित है। किस धारा में बेटा? ये है धारा संख्या 17 में उल्लिखित, जहां पर सरकार का कॉन्सेप्ट दिया गया है। पर मैं फिर स्पष्ट कर दूं, एक बात और आपको ध्यान रखना है, यह सरकार जरूरी नहीं है कि किसी केंद्रीय सरकार का उल्लेख किया जाए या केवल राज्य सरकार का उल्लेख किया जाए। यहां मैंने जो राज्य लिखा है, यह राज्य शब्द किसी देश या राष्ट्र के संबंध में यहां पर प्रयोग किया गया है, जबकि धारा संख्या 17 में लिया गया जो सरकार शब्द है, यह किसी देश की केंद्रीय या किसी प्रांत की राज्य सरकार, दोनों के बारे में प्रयोग किया गया। तो याद रखिएगा, धारा संख्या 17 फिर से केंद्रीय अथवा राज्य सरकारों के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक इंडिविजुअल शब्द है। एक बार फिर से मैं देखना चाहूंगा क्या आप लोगों को यह बेहतर ढंग से समझ में आ रहा है। देखिए, एनईएफटी के संबंध में सर्वेश यादव ने जवाब भी दिया है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, वेरी गुड। ये चीजें आपको जानने की बहुत आवश्यकता है। और दूसरी बात, यहां पर देखिए अनन्य आर्थिक क्षेत्र की बात भी किसी ने की है, जिन्होंने इसे, सर्वेश यादव जी, जिन्होंने इसे 2400 नॉटिकल मील से दूर की बात कहा है। नॉटिकल की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, इसे संशोधित करें। और देखिए सत्येंद्र पूछ रहे हैं कि सर वीडियो का पीडीएफ मिलेगा, तो जी नहीं, वीडियो का पीडीएफ आपको नहीं मिलेगा। पीडीएफ आपको केवल स्टडी मटेरियल का मिलेगा, साथ साथ उन प्रश्नों का जिस पर आप अभ्यास कर सकते हैं, ये आपको सुविधा दी जा रही है। बाकी तो आप ऑनलाइन क्लास में रजिस्टर्ड ही हैं, इसके पीडीएफ की क्या आवश्यकता है? जब मैं सशरीर आपके समक्ष उपस्थित हूं तो मैं ही आ जाता हूं, बाकी पीडीएफ की जरूरत ना समझें।
दूसरी बात, सत्येंद्र फिर से एक बार कह रहे हैं कि कुछ पॉइंट्स नोट करा दिया जाए। तो बेटा यहां पर याद रखिए कि मैं आपसे अभी अभी कह रहा था कि यहां जो कुछ भी लिखा जा रहा है कोशिश करें कि उसको अंकित करते चलें, या फिर मैं अगर इमला बोलूंगा तो फिर हम वही परंपरागत शैली में लौट जाएंगे और शायद इससे आप उलझन महसूस करें, शायद आप उबन महसूस करें। अंकेश यादव, देखिए भाई इसमें अंकेश यादव जी पंडित का हो रहा है, इस तरह के कमेंट्स की कोई जगह नहीं है, कृपया ऐसे निजी कमेंट से बचें। कोशिश ये हो आपकी कि आपके पास अगर कुछ प्रश्न हो तो आप जरूर उनको रखें, मैं उसका पूरा उत्तर देने की कोशिश करूंगा बेटा। तो ये हैं सब लोग मौजूद हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकार शब्द आशा करता हूं कि आपको समझ में आ चुका होगा, और अब हम अगले शब्द पर आते हैं, और अगला हमारा शब्द है बेटा जिसका उल्लेख धारा संख्या 12 में किया गया है। ठीक है, धारा संख्या 12 में जिस चीज का उल्लेख है बेटा वो शब्द है लोक। यहां लोक शब्द की क्या अवधारणा है? स्वाभाविक है कि यहां लोक शब्द से आशय स्वर्ग लोक, नरक लोक, पाताल लोक से नहीं है, पृथ्वी लोक से नहीं है। यहां लोक शब्द से आशय केवल उस मूर्त अवधारणा से है जहां हम रह रहे हैं, यानी हमारे अपने देश, हमारा अपना परिवेश, हमारा अपना क्षेत्र, जहां समान विचारधारा, समान और असमान दोनों तरह की कह लीजिए, सांस्कृतिक विशेषताएं, नैतिक मूल्य, इन जैसी चीजों में समानता और एकरूपता दिखाई देती है। तो जहां कहीं भी विचारधारा, सांस्कृतिक विशेषता, नैतिक मूल्य अथवा अन्य किसी भी आधार पर समान लोग रहते हों उसे ही कहा जाता है लोक। और लोक शब्द की अवधारणा फिर से मगर मैं स्पष्ट करूं तो यह किसी देश या राज्य शब्द की ही ओर संकेत करता है। किसकी ओर? किसी राज्य अथवा देश की ओर ही यह शब्द संकेत करता है जिसे हमने लोक कहा, और इसका उल्लेख धारा संख्या 12 में किया गया है। एक बात और यहां जानिएगा, इसको आप व्यापक रूप से कोई समुदाय, कोई धर्म आदि को भी इसके अधीन रख सकते हैं। कोई समुदाय से मतलब आप जानते हैं कि हमारे देश में विविधता में एकता का कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट किया जाता है, और अगर विविधता में एकता के कॉन्सेप्ट की बात की जा रही है तो स्वाभाविक है वहां पर वर्सेटैलिटी होगी ही, वहां पर अंतर जरूर दिखाई देगा। तो बेटा यहां पर याद रखिएगा धारा संख्या 12 बात करता है लोक की, और लोक से आशय उस राज्य या देश की सीमा के भीतर विचारधाराओं का अंतर रखते हुए भी समान सिद्धांतों को लेकर आगे बढ़ने वाले लोगों की बात की जा रही है। अब यहां सबसे महत्वपूर्ण शब्द जो हमारा है वो शब्द है बेटा, एक है लोक सेवक। देखिए ये शब्द लोक सेवक, इसे अमूमन देखा जाए तो शायद सही ढंग से समझना अभी भी बहुत से लोगों के लिए मुश्किल हुआ है, खासकर वो लोग जो स्वयं लोक सेवक हैं या लोक सेवक होने की बात कहते हैं। वो लोग भी इस दायित्व के बारे में नहीं जानते, वो इसे बिल्कुल भी समझते नहीं हैं। जैसे लोक सेवक का मतलब, अगर मैं किसी न्यायाधीश की बात करूं, मैं किसी पुलिस अधिकारी की बात करूं, मैं किसी वकील की बात करूं, मैं चौथे नंबर पर किसी वैतनिक कर्मचारी की बात करूं, तो क्या मैं इन सभी को लोक कह सकता हूं जिसके बारे में धारा संख्या 21 में वर्णित है? तो जी हां, इन्हें कहा जा सकता है। एक चीज और जान लें, और बहुत कुछ है जो इस लोक सेवक शब्द के दायरे में आता है, जिसमें आप किसी लिपिक को ले लीजिए, कोई डॉक्टर भी इसके अधीन हो सकता है, और अगर और गहराई से देखा जाए, जैसे एक और नाम आप ले लेते हैं
जो निर्वाचन अधिकारी किसी राज्य का या किसी देश का, यहां ना लिखकर मैं यहां आ जाता हूं, ये कोई निर्वाचन अधिकारी हो जाए, तो ये सभी लोग जो हैं किस धारणा के अंतर्गत आएंगे? तो बेटा ये सभी लोग आएंगे लोक सेवक की अवधारणा के अंतर्गत। तो याद रखिए, लोक सेवक ही है जिसमें न्यायाधिकारी, लिपिक, पुलिस, अधिवक्ता, कोई वित्तीय अधिकारी, जिसमें बैंक मैनेजर को भी हम शामिल कर सकते हैं, या बैंक का कोई क्लर्क भी हो सकता है, कैशियर भी हो सकता है। ये सभी लोग कहलाएंगे लोक सेवक। तो स्पष्ट रखिएगा बेटा, इसमें मैंने अभी अभी आपको बताया कि लोक सेवक शब्द का दायरा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा संख्या 617 में वर्णित है। तो कंपनी अधिनियम 1956 की धारा संख्या 617 में किसका उल्लेख किया गया? तो यहां पर वैतनिक कर्मचारी या वैतनिक व्यक्ति की बात कही जा रही है। और वैतनिक व्यक्ति वही है जो अपने द्वारा किए गए किसी कार्य जो किसी संस्था, किसी व्यक्ति या किसी संगठन के प्रति किया जा रहा है, उसके प्रति वह अपने कार्य के बदले वेतन प्राप्त करता हो, कार्य के बदले पारिश्रमिक या धनराशि प्राप्त करता हो, तो वह व्यक्ति वैतनिक कर्मचारी कहलाएगा और 1956 के कंपनी एक्ट के धारा संख्या 617 के अधीन आएगा। अब हम यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द पर आपसे बात करना चाहते हैं। मेरा जो महत्वपूर्ण शब्द है वो शब्द अपने आप में बहुत ही देखा जाए तो कभी कभी विवादित भी रहता है और कभी कभी बिना किसी लाग लपेट के हम इस पर विश्वास कर लेते हैं। मैं इसे इरेज कर देता हूं बेटा। यह है संयुक्त दायित्व का सिद्धांत। अब प्रश्न है कि संयुक्त दायित्व क्या होता है, यहां समझ लीजिए एक बार। मान लीजिए कोई अपराध हो रहा है, कोई मिस्टर ए है जो कि मिस्टर बी के विरुद्ध अपराध करते हैं। ए बी के विरुद्ध कोई ऐसा कार्य करता है जिससे बी की कोई क्षति, या ये क्षति शारीरिक, आर्थिक या मानसिक हो सकती है। उस स्थिति में यदि कोई व्यक्ति ए जो बी के विरुद्ध किसी प्रकार की क्षति कारित करता है, देखिए यहां शब्दों का बहुत खेल है बेटा। क्षति कारित करना मतलब किसी का कोई नुकसान कर देना। यहां फिर से मैं बता दूं, ए यदि बी के विरुद्ध क्षति कारित करता है और ऐसा वो जानबूझकर कर रहा है, तो उस स्थिति में आप स्पष्ट हैं कि ए बी के विरुद्ध किसी किए गए अपराध के लिए दंड का भागी होगा। बट एक कंडीशन और है, एक मिस्टर सी भी है और एक है मिस्टर डी। यहां पर मिस्टर सी जो हैं वो चुपचाप खड़े होकर के ए को बी के विरुद्ध अपराध करता हुआ देख रहे हैं, जबकि मिस्टर डी कह रहे हैं नहीं नहीं और ढंग से अपराध किया जाए। यानी डी ए को प्रेरित कर रहे हैं जबकि सी चुपचाप खड़े होकर के मूक दर्शक बने हुए हैं। तो प्रश्न यह बना कि क्या इस पूरे बी के विरुद्ध किए गए इस अपराध के लिए ए, सी और डी क्या तीनों को समान रूप से दोषी साबित किया जा सकता है? यह प्रश्न है बेटा। फिर से मैं अपनी बात रखता हूं, इसको ध्यान से समझिएगा, सब कुछ शब्दों का खेल है। संयुक्त दायित्व का सिद्धांत, इसके अंतर्गत मैंने आपके सामने एक केस स्टडी रखा है, एक परिस्थिति रखी है जिसका अर्थ हुआ कि मिस्टर ए, या यूं कह लीजिए कि ए, बी, सी और डी ये चार दोस्त हैं। इसमें से जो ए है, सी है और डी है, ये एक तरफ हो गए, और मिस्टर बी जो है ये किसी भी कारणवश वैचारिक भिन्नता की वजह से अलग हो गया। अब ए बी का कोई नुकसान कर देता है, ऐसा नुकसान जो शारीरिक, आर्थिक या मानसिक कुछ भी हो सकता है। ए द्वारा किए गए इस अपराध के दौरान सी चुपचाप खड़ा है और डी
ए को यह अपराध करने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो क्या ए का जो अपराध है उस अपराध के लिए जितना दंड का भागी वो होगा, क्या सी और डी भी समान रूप से दंड के भागी होंगे? तो इसका सही जवाब होगा हां बेटा, ए, सी और डी तीनों ही दंड के भागी होंगे। आपको सन 2012 की दिल्ली की निर्भया घटना बिल्कुल भी याद होगी, आप उसे भूले नहीं होंगे। और मुझे लगता है कि कोई भी संवेदनशील मनुष्य, संवेदनशील प्राणी इसे चाहकर भी भूल नहीं सकता, जिस प्रकार की नृशंसता वहां पर दिखाई गई। आप जानते हैं कि उस पूरे घटनाक्रम में 6 अभियुक्त थे, जिसमें से एक आध ऐसे भी थे जो उस पूरी घटना में फिजिकली इन्वॉल्व नहीं थे बट प्रेजेंट थे, वहां उपस्थित थे। आप जानते हैं कि सबको बराबर दोषी ठहराया गया और ऐसा केवल और केवल किया जा सका संयुक्त दायित्व के सिद्धांत के चलते। याद रखिएगा बेटा, अपराधों के संबंध में संयुक्त दायित्व का सिद्धांत बहुत मायने रखता है और इसका यानी संयुक्त दायित्व के सिद्धांत का जो उल्लेख किया गया है यह धारा संख्या 34 में किया गया है। किस धारा में? धारा संख्या 34 में। मैं फिर स्पष्ट कर रहा हूं आपके लिए कि 1 से लेकर 40 तक, धारा संख्या 1 से लेकर 40 तक, ये सब कुछ आईपीसी की प्रस्तावना के अधीन है और प्रस्तावना का किताबों में कोई कहीं उल्लेख विस्तार से नहीं मिलता। मैं आपको उसमें से जो कुछ भी जरूरी है, जहां से सवाल पहले पूछे गए हैं, केवल और केवल मैं सिर्फ उन्हीं बिंदुओं पर बात करूंगा, अन्य किसी बिंदु पर नहीं। बिल्कुल, क्योंकि आपका समय हमारे लिए बहुत मायने रखता है दोस्तों, और मैं इस बात पर यकीन करना चाहूंगा कि आप लोग पूरे तन्मयता के साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति के प्रति संलग्न हो चुके होंगे, जुट चुके होंगे, उसमें पूरी तरह से लग चुके होंगे। तो आपके पास जो भी समय बचा है, जो कुछ भी आपको उपलब्ध कराया जा रहा है, उस पर उसका विश्लेषण करने के उपरांत उस पर विश्वास करें और उसके अनुसार अपनी तैयारी को धार दें। यह तब और बेहतर होगा जब आप साथ साथ अभ्यास भी करते रहेंगे। मैं इस संयुक्त दायित्व के सिद्धांत समेत कुछ अन्य बातों का उल्लेख अब अपनी अगली क्लास में करूंगा। इसे आप एक बार फिर समझने की कोशिश करिएगा और अपने सहपाठियों से, अपने दोस्तों से या अपने परिवार में अगर कहीं कोई वकील है, कोई वकालत करता है, तो आप उससे संयुक्त दायित्व के सिद्धांत के बारे में चर्चा कर सकते हैं कि जुडिशियरी में, हमारी न्यायपालिका में इस शब्द का कितना महत्व है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन मी केयरफुली। हम आपसे आपकी अगली क्लास में कल अपने समय पर मुलाकात करेंगे और उम्मीद करते हैं कि दिन ब दिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आपकी समझ इस विषय के प्रति, मेरी भाषा के प्रति और ओवरऑल इस पूरे सब्जेक्ट के प्रति बदल रही होगी, बेहतर हो रही होगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।